नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी लेकर आया हूं, दूसरा पार्ट। दोस्तों, कल का जो मेरा पार्ट था सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो इसी तरह से आज भी हम सेल बायोलॉजी का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियोस को आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करते जाइए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेल के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं। तो देखो दोस्तों, कल हमने सेल के बारे में कुछ साइंटिफिक नेम देखे थे। कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जो साइटोलॉजी शब्द का जिक्र किसने किया, साइटोजेनेटिक्स शब्द का जिक्र किसने किया, सबसे पहले कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। इसके बाद हमने डिस्कवरी देखी कि जो डिस्कवरी आई उसमें रॉबर्ट हुक ने क्या क्या काम किए, कब किया और किस प्रकार की सेल की खोजा था। इसके बाद लेवेन हॉक को देखे जो हालैंड के निवासी थे। इन्होंने जंतु कोशिका को खोजा था, कब खोजा, कैसे खोजा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। इसके बाद फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल जो थ्योरी आई उनमें सेल के बारे में वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। जिसमें पहले ड्यूरेचाइड जी आए थे 1824 में, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया। इसके बाद फिर 1839 में एक कोशिका सिद्धांत आया जिसमें दो व्यक्ति थे जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के पादप और जंतुओं की कोशिका के बारे में जिक्र किया था। इसके बाद फिर ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी आई थी जिसमें रॉबर्ट वेसाउ ने अपने तीन सिद्धांत दिए थे, उनको पढ़ा। फिर इसके बाद आई थी हंस ग्रीवा प्रयोग, जिसमें हमने देखा था कि लुई पाश्चर ने कब किया था, 1862 में प्रयोग करके बताया था कि कोई भी नई कोशिका को जन्म लेने से पहले वहाँ पूर्ववर्ती कोशिका का होना जरूरी होता है। और उसने अपने प्रयोग में एक बीकर लिया था और उस बीकर में एक ऐसा बीकर लिया जिसकी गर्दन जो थी वो हंस के समान थी, इसलिए उस प्रयोग को उन्होंने हंस ग्रीवा प्रयोग नाम दिया था। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हंस ग्रीवा प्रयोग या स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो याद रखना लुईस पाश्चर ने दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ की पॉइंट जो आपसे कोशिका के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, नोट। की पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे छोटी जंतु कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी जंतु कोशिका। तो आप लोग सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। अगर इसकी साइज की बात करें तो याद रखना इसका साइज होता है 0.1 से 0.5 mm। ठीक है, माइक्रोमीटर। ये 0.1 से 0.5 mm होता है, यानी माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। यह सबसे छोटी जंतु कोशिका है। कौन है, सबसे छोटी जंतु कोशिका है। तो हमने ये नोट में पहला देखा। अब इस माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कुछ जानना है हमें। ठीक है, क्या है, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में हमें कुछ जानना है। तो याद रखना इसे क्या है, इसे PPLO, इसे क्या PPLO कहते हैं। अब ये क्या होता है, PPLO। तो याद रखना PPLO का पूरा नाम होता है पिलूरा पिलूरा pneumonia like organism।
ठीक है, तो याद रखना इसे क्या बोलते हैं, PPLO, ठीक है, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसे PPLO कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसे जोकर ऑफ एनिमल, इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, इसे क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो याद रखना जोकर को कभी देखे हो, जब वो तमाशा खेल दिखाता है तो जोकर कई बार अपना चेहरा बदलता है, अपनी आकृति कई बार बदलता है। तो इसी प्रकार से ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ये भी अपनी आकृति को कई बार बदलता है, यानी कि ये अपनी संरचना को एक स्थायी नहीं रखता है। हालांकि अमीबा की भी संरचना अस्थायी होती है, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा अपनी संरचना बदलता है। इसलिए इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा है, कौन, माइक्रोप्लाज्मा, यह है क्या, तो याद रखना यह क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ये क्या है आपका, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ठीक है, इसके अलावा इसे MLO, क्या बोलते हैं इसे, MLO, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, अणु क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो जीव है ना, वो सबसे छोटी जंतु कोशिका है, यानी छोटी सी होती है। और मॉलिक्यूल कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूल की संज्ञा दी गई। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, MLO, यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसे PPLO भी बोलते हैं, इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी बोलते हैं, और इसे MLO यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा याद रखना अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसे हम रखेंगे कहाँ, जो व्हिटेकर का जो वर्गीकरण था, अगर उस 5 जगत में अगर देखें तो इसे कहाँ रखेंगे, तो याद रखना इसे मोनेरा जगत में रखते हैं। इसे कहाँ रखते हैं, मोनेरा जगत में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं इसे, मोनेरा जगत में रखते हैं। 5 जगत थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो उनमें से जो पहला वाला जो था ना, उसमें ही क्या करते हैं, हम इसे रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन एल्गी को हम कहाँ रख रहे थे, मोनेरा में रख रहे थे, इसलिए इसे भी हम कैसे में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो याद रखना सभी जीवाणुओं में, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, सभी जीवाणुओं में क्या होता है, सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल। क्या होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल होती है। परंतु याद रखिएगा ध्यान से, परंतु माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। याद रखिएगा, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जीवाणु है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है।
क्या होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। और एक बात और याद रखना, इसे एंटीबायोटिक से नहीं खत्म किया जा सकता, ठीक है, नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें सभी जीवाणु जितने भी होंगे ना, सब में कोशिका भित्ति मिलेगी। कोशिका भित्ति यानी कोशिका के बाहर जो एक दीवार होती है जिससे प्रदान करती है उनको, वो मिलती है सभी जीवाणुओं में। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा भी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन उसमें नहीं पाई जाती है। उसमें क्या होता है, नहीं पाई जाती है, ये याद रखिएगा। और इसे एंटीबायोटिक से खत्म नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, जितना भी बैक्टीरिया होता है ना, सबका सब एंटीबायोटिक से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इसे नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो बनाई जाती है, जो जीवाणु बैक्टीरिया होती है ना, उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं होती है, तो जो एंटीबायोटिक जो बनाई गई है सेल वॉल के हिसाब से, तो वो तो केवल उन्हीं चीज़ों को ही खत्म करेगी। लेकिन इसमें माइक्रोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं है, तो फिर ये एंटीबायोटिक उसे कैसे खत्म कर सकती है? इसलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर इसे खत्म कैसे करते हैं? इसे अन्य रासायनिक पदार्थों से खत्म करते हैं। याद रखिएगा, इसे अन्य रासायनिक पदार्थों से खत्म किया जाता है, इसे एंटीबायोटिक से खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा अगला पॉइंट, अगर आपसे बोलें कि सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, तो याद रखना सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम है डाई लिस्टर निमोनिया डायलिस्टर निमोनिया सिनेट्स। ठीक है, क्या नाम है? डायलिस्टर निमोनिया सिनेट्स। ये क्या है? सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल होती है। क्या होता है? इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ जानना है हमें माइक्रोप्लाज्मा के केवल बारे में। हमने इतना कुछ किसके बारे में जाना है? बोले माइक्रोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी जंतु कोशिका होती है। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी जंतु कोशिका क्या होती है, तो आपको क्या बता देना है? सी कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। दूसरा क्वेश्चन, उसका आकार कितना होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 0.1 से 0.5 mm होता है। क्या होता है? 0.1 से 0.5 mm माइक्रोमीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन, इसे PPLO बोलते हैं। ठीक है, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। या तो फिर पूछ लिया जाता है PPLO का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये बता देना है। अगला, इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा इसे MLO भी बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसे हम किस जगत में रखेंगे माइक्रोप्लाज्मा को, तो याद रखना इसे हम मुनेरा जगत में रखते हैं, क्योंकि सब के सब बैक्टीरिया मुनेरा जगत में आते हैं, इसलिए हम इसे भी कहाँ रखते हैं? मुनेरा जगत में रखते हैं। इसके अलावा इसे हमने बोला कि सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, सभी में सेल वॉल उपस्थित होती है, लेकिन इसमें यानी कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसे एंटीबॉडी यानी एंटीबायोटिक से क्या कर सकते हैं? खत्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो याद रखना डायलिस्टर निमोनी कौन सा है? डायलिस्टर निमोनिसिनेट्स जो है वो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, और इसमें क्या होती है? सेल वॉल उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें सेल वॉल आपके उपस्थित होती है। तो ये हमने दोस्तों जाना माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे।
चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। चलिए अभी हमने जाना सबसे छोटी जंतु कोशिका। अब दूसरा हम जानते हैं जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका। तो जब बड़ी कोशिका के नाम आती है तो उसका नाम आप लोगों को सभी लोग जानते हैं। क्या नाम है? ऑस्ट्रिच एग। कौन है? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप, क्या नाम है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप, यानी एक ऐसा पौधा जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, तो वो कौन है? तो याद रखना उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटाबुलेरिया। ये क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन है? तो आपका है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, यह क्या है? तो यह है क्या है? एक शैवाल है। यह एक क्या है? शैवाल है। याद रखिएगा कि एक कोशिकीय पादप की अगर बात करें तो एसिटाबुलेरिया है, और यह क्या है? यह एक सेल है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्या पूछ लिया जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? क्या होती है? ओवम। ओवम का मतलब अंडाणु। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए तो कौन है? अंडाणु, यानी कि ओवम है। और यही क्वेश्चन अगर जस्ट विपरीत कर दिया जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो कौन है? स्पर्म। कौन है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। क्या नाम है इसका? शुक्राणु। ये जो शुक्राणु है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन कहलाती है? तो आपके कौन है? ओवम, यानी कि अंडाणु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो याद रखना इसका नाम है नर्व सेल, यानी किसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी सेल कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपसे। ठीक है, कि सबसे बड़ी जंतु जगत की सबसे बड़ी, जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका, पादप, एक कोशिकीय पादप कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे लंबी, ये सब कोशिकाओं के बारे में आपसे क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके अलावा अगर देखें, पूछ लिया जाता है कि पादप जगत की सबसे लंबी पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका, तो याद रखना इसका नाम है फाइबर ऑफ रेमी, यानी कि रेमी का रेशा। जो रेमी का रेशा होता है यह पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन कहलाती है? फाइबर ऑफ रेमी। तो याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, कौन है? सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो याद रखना सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पाइलम है। कौन सी है? स्पाइलम है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव होते हैं एक कोशिकीय, उसमें से जो सबसे बड़ी सेल्स होती है उसका नाम है क्या? स्पाइलम, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के आरबीसी का आकार, तो याद रखना मानव शरीर का जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कार्पल्स, उसका जो आकार होता है 7.5 म्यू एम होता है, ठीक है। क्या होता है? म्यू एम होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम की पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं। सबसे जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रेजैक होती है, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एस्टाबिलेरिया होता है जो क्या होती है? एक शैवाल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसके अलावा पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका रेमी का रेशा कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो स्पाइलम होता है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली जो आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा 7.5 म्यू एम होता है। कितना होता है? 7.5 म्यू एम होता है। तो ये थे आपके कुछ की पॉइंट। तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए अभी हमने क्या देखा? कुछ की पॉइंट एग्जाम के जो सेल से संबंधित हैं। अब देखते हैं हम कोशिका के प्रकार, सेल टाइप यानी कोशिका के प्रकार। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हमने शुरुआत में बायोलॉजी में पढ़ा था तब वहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था जीवों के गुण में, एक पॉइंट पढ़ा था जो पहला पॉइंट था सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोशिका के प्रकार, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्या कि कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक कौन सा पढ़ा था? एक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ा था यूकैरियोटिक। ठीक है, एक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ा था यूकैरियोटिक। तो ये दो सेल्स हमने पढ़ी थी कहाँ पर? वहाँ पर जो हम आज अभी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियर।
ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है, प्राचीन केंद्रक। इसका मतलब क्या हुआ, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि इसका अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू यानी कि वास्तविक और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें कोशिकांग क्या होते हैं, इसमें कोशिकांग अर्ध विकसित होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध विकसित होते हैं, अर्ध विकसित होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें कोशिकांग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब विकसित का मतलब क्या है कि जो भी कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, जो भी इसके कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब के सब उपस्थित होंगे इसमें, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और अगर जो होते भी हैं ना तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इसे अर्ध विकसित कोशिकांग बोलते हैं। और इसमें सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसे विकसित कोशिकांग यानी किसे बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं। तो याद रखना, दो प्रकार की सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन केंद्रक, यानी सीधी सी बात है, इसमें जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। और इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, यानी प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने जब पिछली बार पढ़ा था तो उसमें हमने केंद्रक झिल्ली की 3 स्थितियां बताई थी आपको, या तो वो अनुपस्थित होगी, या तो फिर वो विकसित टूटी फूटी अवस्था में होगी, या तो अविकसित होगी। 3 अवस्थाएं मिलेंगी। तो अब या तो फिर अविकसित होगी, या तो फिर टूटी फूटी होगी, और या तो फिर होगी ही नहीं। ये 3 अवस्थाएं, तो ऐसी स्थिति कौन सी कहलाती है, अर्धविकसित की। कैसी स्थिति, अर्धविकसित। तो ये केंद्रक झिल्ली भी कोशिका का एक अंग है, इसलिए बोल सकते हैं हम इसमें कोशिकांग अर्धविकसित होते हैं। और इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे विकसित कोशिकांग बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो याद रखना, बैक्टीरिया और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो आप याद रखना, इसमें एल्गी, इसके बाद फंजाई, इसके बाद प्लांट, और इसके बाद एनिमल। ये जितने भी होते हैं ना, सब के सब किससे बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। तो ये कुछ हमने जाना क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के बारे में। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक नोट, ठीक है। क्या देखेंगे हम, नोट में हम क्या देखने वाले हैं, एक अवस्था होती है जिसे बोलते हैं मेसोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं इसे, मेसोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या होता है, तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल के बीच की जो अवस्था आती है उसे मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। तो याद रखना,
प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं इसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका से, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, मेसोकैरियोटिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका में जब कोशिका का रूपांतरण होता है तब उस टाइम पर जब बीच की जो अवस्था आती है उसे मेसोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मेसोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब तो याद रखना इसका जो नामकरण है मेसोकैरियोटिक, क्या नामकरण, तो नामकरण की अगर बात आए तो इसका नामकरण किसने किया था, तो याद रखना डोज ने किया था। किसने, डोज ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो याद रखना 1966 में किया था। ये जो मेसोकैरियोटिक जो नामकरण है ये किसने दिया था, तो डोज ने दिया था। कब दिया था, 1966 में दिया था। तो मेसोकैरियोटिक क्या है, अवस्था समझ में आ गई होगी। जब कोई कोशिका प्रोकैरियोटिक से अपना रूप परिवर्तित करती है यूकैरियोटिक में, तब उस टाइम पे जो बीच की अवस्था आती है उसे मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। और इसका जो नामकरण है मेसोकैरियोटिक, वो देने का श्रेय किसे जाता है, डोज को। और यह कब दिया था इसने, 1966 में दिया था। कब दिया था, 1966 में दिया था। इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं एक प्रोटीन के बारे में जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। तो देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कि आखिर होता क्या है ये। तो याद रखना कि आपकी कोशिका में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों का निर्माण करता है। कहाँ, कोशिका के अंदर। तो याद रखना कि यह है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या ये काम करता है, तो याद रखना यह डीएनए का भी निर्माण करता है। किसका करता है, ये डीएनए का निर्माण। तो यह है डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो फिर दिमाग में ये आता है कि ये किस में पाया जाता है, इसमें या दोनों में। तो याद रखना यह केवल इसमें पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में केवल मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन, इसमें नहीं पाया जाता है। तो याद रखना यह है यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो दोस्तों हमने कोशिका के प्रकार के बारे में जाना। ठीक है, तो ये था कोशिका के प्रकार में, ये था आपका मेसोजोइक अवस्था जो ये होती है। इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में केवल हम इतना ही रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप कुछ उठाते हैं तो वीडियोस अब बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बाकी जो अब हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं, जो हम अब अगले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये जो बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है ये आप लोगों को कैसी लग रही है, इसे आप कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस या हमारे पढ़ाने का तरीका जो अच्छा लग रहा हो तो आप दूसरे लोगों तक भी ये वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि
वो लोग भी इस बायोलॉजी को पढ़ करके अपने जो एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक कर सकें। तो आप लोग अपना भी भला करिए और उन लोगों का भी करिए और इस चैनल का भी सपोर्ट करिए ताकि इसे भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।